जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि जो हमारी प्रीवियस क्लास थी वहां पर हमने अशोक से संबंधित जो भी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थी हमने देखी थी। हमने समझा था पहले कि अभिलेख क्या होते हैं, फिर हमने जो उनका क्लासिफिकेशन होता है वह देखा था, फिर हमने देखा था कि अभिलेख कहाँ से मिले हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन्हीं में हमने एक वर्ग देखा था वृहद शिलालेख का, जो हमने बताया था 8 स्थानों से हमें मिले हैं। जैसे कि आपको याद होगा शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, इनका जो जिक्र किया था हमने, उनकी जो विशेषताएं थी वह भी हमने देखी थी। अब हम देखेंगे कि जो हमें वृहद शिलालेख मिले हैं उन पर जो 14 पॉइंट लिखे हुए हैं वो क्या पॉइंट लिखे हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर जानने वाली यह बात हो जाती है कि अशोक ने आज से लगभग कहें तो लगभग 2000 वर्ष पहले किस तरीके से जनमानस के साथ अपने जो संपर्क थे या संबंध थे वो स्थापित किए थे, कैसे जनादेशों को जनता के बीच में पहुंचाया था, कैसे अपनी नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन किया था, जो कि आज भी बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए एक सोचनीय विषय बनता है। क्योंकि अशोक इतिहास का शायद ऐसा पहला शासक होगा जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता के बीच एक संवाद स्थापित करने का प्रयास किया था। पहला और अंतिम कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसके बाद भी हमें कोई ऐसा हम कह सकते हैं शासक या राजा देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए हम अशोक को महान कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो अशोक के जो 14 पॉइंट लिखे हुए हैं उनमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं जो आज भी बेहद ही प्रासंगिक हैं, आज की दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं कि जो 14 पॉइंट है वह कौन कौन से हैं। तो पहला जो वृहद शिलालेख है, जो पहला जो पॉइंट है, तो पहला जो वृहद शिलालेख है उसमें क्या कहा गया है? पहला जो वृहद शिलालेख है वह बताता है जीव हत्या पर रोक की बात करता है। आज समझ सकते हैं कि आज जो समाज है वीगन की बात करता है, नॉन वेजिटेरियन को प्रमोट करता है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले अशोक के द्वारा जीव हत्या पर रोक लगा दी गई थी, जीव हत्या को निषेध करार दिया गया था। क्योंकि अशोक ने मनुष्य के साथ साथ जीवों के साथ जो संबंध होते हैं, जीवों के साथ जो मानव का व्यवहार होता है उसे समझा और उसी को ध्यान में रखते हुए जीव हत्या पर रोक लगाई। शायद यह इतिहास का पहला शासक होगा जिसने इस तरह के कदम उठाए थे। इसीलिए आज भी हम अशोक को महान कहते हैं। यह विशेषता होती है किसी भी शासक को महान कहे जाने की, यह पैमाना होता है या स्टैंडर्ड होता है कि कोई भी शासक मनुष्य के अलावा जीवों के बारे में भी सोच रहा है। तो पहला जो वृहद शिलालेख है उसमें क्या कहा गया है? जीव हत्या पर रोक लगाई गई है और उत्सव निषेध को, जो कह सकते हैं जो सेलिब्रेशन जो होते हैं जो शासकों के द्वारा या हम कह सकते हैं जो सामंत होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, उन पर रोक लगाई गई। क्योंकि उसका मानना था कि उत्सवों के माध्यम से मद्य का या हम कह सकते हैं मदिरा का सेवन होता है, वह होता है, उसमें बड़ी मात्रा में जीवों की हत्या की जाती है। तो यह सब ध्यान रखते हुए उसने क्या किया? जीव हत्या पर रोक लगाई, उत्सव को निषेध किया था। तो पहला वृहद शिलालेख क्या कहता है? अशोक की या हम कह सकते हैं जो मानव की जो जो दया जो भावना होती है या मानवता का जो गुण होता है, तो पहले वृहद शिलालेख में वह दिखाई पड़ता है हमें। दूसरा वृहद शिलालेख क्या कहता है? मानव और पशु चिकित्सा की बात करता है। दूसरा जो वृहद शिलालेख है वो मानव के साथ साथ पशु चिकित्सा की बात करता है, या उसका उल्लेख यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आप सोच सकते हैं कि शायद ही ऐसा कोई विश्व संदर्भ में भी हम ऐसा कह सकते हैं, वैश्विक संदर्भ में भी ऐसा कह सकते हैं, शायद ही ऐसा कोई शासक हुआ हो। आप देख सकते हैं दूसरा वृहद शिलालेख में स्पष्ट तौर पर मेंशन है मानव और पशु चिकित्सा के बारे में। वह आगे पर्यावरण के लिए भी बात करता है, वह वृक्षों को लगाए जाने के लिए भी बात करता है। इसी दूसरे वृहद शिलालेख में वह अपने पड़ोसी राज्यों का, चोल, चेर, पांड्या, जो हम इनकी लोकेशन देखें तो दक्षिणी तमिलनाडु, केरल का जो एरिया है उनका भी उल्लेख करता है। इससे पता क्या चलता है कि सुदूर जो दक्षिण का एरिया है वह अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। पूरा नॉर्थ दक्कन का एरिया, कर्नाटक का पूरा एरिया, आंध्रा, तेलंगाना, यह सारे जो क्षेत्र थे ये किसके अधीन थे? अशोक के अधीन थे। लेकिन सुदूर जो दक्षिण का एरिया है वह अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था, क्योंकि वह पड़ोसी राज्यों के रूप में चोल, चेर, पांड्या का उल्लेख करता है। कौन सा? ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किस शिलालेख में, किस वृहद शिलालेख में अशोक अपने पड़ोसी राज्यों का उल्लेख करता है, तो वह दूसरा वृहद शिलालेख है। इसमें चोल किसका मिलता है? चोल का मिलता है, चेर का मिलता है, पांड्य का मिलता है। तीसरा जो वृहद शिलालेख है वह क्या करता है कि युक्त राज्यों का और प्रादेशिक यह प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनसे क्या कहता है कि आप प्रत्येक 5 वर्ष में अपने क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और जितनी भी या जिस प्रकार की परिस्थितियां होगी उससे हमें अवगत कराएंगे।
यह सोचने वाली बात है कि आज भी प्रशासन इस तरीके के कदम उठाने में लापरवाही करता है। वहीं हम क्या देख रहे हैं, अशोक के द्वारा इस तरीके के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप अपने क्षेत्र का भ्रमण करें और जो भी परिस्थिति है उसके बारे में हमें अवगत कराएं। अगर यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि अशोक के द्वारा अगर कोई भी, चाहे वह प्रजा हो या कोई अधिकारी, वह अशोक के नियमों का या उसके आदेशों का उल्लंघन करता था तो उसके ऊपर भी उन्हें वह चुनौती देता था कि अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, युक्त और राज्युक्त और प्रादेशिकों को क्या कहा जाता है कि आप प्रत्येक 5 वर्ष में अपने क्षेत्र का भ्रमण करें, अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का भ्रमण करने का आदेश देता है। जिससे क्या होता है, जिससे प्रजा में क्या चल रहा है, किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार की समस्याएं हैं, उससे वह परिचित हो सके। चौथा जो पॉइंट है वह कहता है भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति की बात करता है। भैरी घोष का मतलब होता है एक भौतिक विजय। जैसा कि हम देखेंगे आगे के सभी जो शासक होते हैं वो एक तरीके से भौतिक विजय की नीति को अपनाते हैं। हमने देखा है कि अशोक के जो अभिलेख है वो हमें अफगानिस्तान से भी मिले हैं, पाकिस्तान से भी मिले हैं, भारत, लगभग संपूर्ण भारत से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगर हम सुदूर दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट का अगर रीजन हम छोड़ दें तो कहीं ना कहीं वह भौतिक विजय के साथ साथ सांस्कृतिक विजय पर भी बल देता है। किस पर बल देता है? भैरी घोष के स्थान पर वह धम्म घोष, जिसे क्या कहते हैं कि नैतिक नियमों के माध्यम से जनता को जीतना, उस पर भी बल देता है। धम्म घोष की नीति की बात करता है। वह इसके लिए राजकों की नियुक्ति भी करता है। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस अभिलेख में, किस वृहद शिलालेख में अशोक भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति को अपनाता है या उसका उल्लेख मिलता है, तो चौथा वृहद शिलालेख है। 5वें में वह क्या कहता है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति। 5वें में क्या करता है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति। जैसा कि हमने बताया था, अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं है। अशोक का धम्म नैतिक नियमों का, हम कह सकते हैं, समुच्चय है या संग्रह है, जिसके माध्यम से वह समाज में नैतिकता को स्थापित करना चाहता है, जिससे एक आदर्श और प्रगतिशील समाज का निर्माण किया जा सके। वह नैतिक नियमों को, या हम कह सकते हैं जो अपने जो सिद्धांत होते हैं, वह भी जनता के बीच पहुंचाता है। किसके माध्यम से? अभिलेखों के माध्यम से। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है धम्म के जो नियम हैं या जो उनके जो सिद्धांत हैं उससे क्या करे, जनता को परिचित कराए और उसके संदर्भ में लोगों को जागरूक करे। छठा क्या कहता है? हर पल जनता से संबंधित उससे जानकारी चाहिए। यहाँ जनता से संबंधित जानकारी चाहिए। 7वां और 12वां जो वृहद शिलालेख है, 7वां और 12वां, अशोक का जो 7वां और 12वां शिलालेख है वह धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, जिसे हम आज के कॉन्सेप्ट में देखें, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है वह हमें आज से लगभग 2000 वर्ष पहले भी दिखती है। तो अशोक क्या करता है? अशोक का जो 7वां और 12वां जो वृहद शिलालेख है वह धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। वह सभी धर्मों के बीच सामंजस्य को स्थापित करने की बात करता है कि सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करें, उनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसा कि अशोक खुद एक बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है, परंतु वह बौद्ध धर्म के साथ साथ हमने देखा था आजीवक संप्रदाय के लोगों को भी बराबर की गुफाएं दान में देता है बनवाकर। फिर हमने देखा था वह जैन धर्म का भी सम्मान करता है, वैदिक धर्म का भी वह सम्मान करता है। हालांकि वह जीव हत्या जैसे जो कृत्य होते हैं इन पर रोक लगाने की बात कहता है। तो 7वां जो है वह क्या कहता है? 7वां जो है धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, जिसे हम कहते हैं सेकुलरिज्म कहते हैं जिसे। 8वां बौद्ध गया की यात्रा। जैसा कि हमने बताया था कि अशोक अपने जीवन के, या हम कह सकते हैं जब वह सत्ता पर बैठता है उसके लगभग 10वें वर्ष क्या करता है? 10वें वर्ष गद्दी पर बैठने के, गद्दी पर जब वह बैठता है उसके 10वें वर्ष वह क्या करता है? बौद्ध गया की यात्रा करता है। जैसा कि बताया था गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष के पश्चात क्या करता है? वह कलिंग का युद्ध करता है, जिसमें वह 1 लाख से अधिक लोगों को मारता है। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना जाते हैं। क्या बताया हमने कि अशोक का जो 13वां वृहद शिलालेख है उसमें बताया जाता है कि अशोक ने किस हद तक कलिंग युद्ध में, जो हम कह सकते हैं मानव नरसंहार का जो उदाहरण है वह देखा जाता है। उसमें वह क्या करता है? वह लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को मारता है और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया जाता है।
यही घटना अशोक के जीवन को, या हम कह सकते हैं उसका जो व्यक्तित्व है उस पर गहरा प्रभाव डालती है, और वह पूरी तरीके से भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति को अपनाता है। तो हमने क्या देखा कि 8वां है उसमें क्या करता है, 10वें वर्ष, 8वां जो वृहद शिलालेख है उसमें बोध गया की यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो हमने 8वें वर्ष में क्या देखा था, जब वह गद्दी पर बैठा था कलिंग युद्ध का। 10वां वर्ष बोध गया की यात्रा। 14वें वर्ष क्या करता है, वह निगलवा की यात्रा करता है, वहां कनक मुनि बुद्ध का जो स्तूप होता है उसका निर्माण कराता है। 20वें वर्ष क्या करता है, 20वें वर्ष वह क्या करता है, लुम्बिनी की यात्रा करता है। जो रुमिन देही का जो अभिलेख जो हमने कल पढ़ा था, तो 20वें वर्ष वह क्या करता है, लुम्बिनी की यात्रा करता है। उसका जो रुमिन देही जो अभिलेख है वह तभी जो 20वें वर्ष का जो टाइम पीरियड था उसी से संबंधित है। नवा क्या है, जो वृहद शिलालेख, वह धम्म मंगल का उल्लेख करता है। धम्म का यहाँ पे अर्थ हो जाता है धर्म। धर्म का अर्थ अशोक के संदर्भ में क्या मिलता है, नैतिक नियमों का समुच्चय। तो धर्म मंगल का उल्लेख करता है। 10वां, धर्म के पालन पर अत्यधिक बल। हमें यहाँ पर यह समझना है कि अशोक के द्वारा यहाँ पर जो धर्म का जो मतलब है, इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब कई कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं लगाया जाता है। अब कहीं भी देखेंगे वहां पे रिलीजन का मतलब होता है एक मत, एक सिद्धांत, एक ईश्वर। पर भारत में धर्म का अर्थ कई अर्थों में लगाया जाता है। भारत में धर्म का अर्थ कह सकते हैं कर्तव्य से भी लिया जाता है, दायित्व से भी लिया जाता है, और धर्म का अर्थ एक संदर्भ में संप्रदाय या पंथ से भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है वह, जो 10वां है वह धर्म के पालन पर अधिक बल देता है। 11वां जो है वह धम्म विजय की विशेषताओं। धम्म विजय यहाँ पर किसी भौतिक विजय की बात नहीं कर रहा है, धम्म विजय की बात कर रहा है कि कैसे सांस्कृतिक विजय की जाती है। फिर 12वां जो शिलालेख, जैसा कि हमने बताया था, धार्मिक सहिष्णुता की बात। 13वां जो शिलालेख है, जो कि 13वां जो वृहद शिलालेख है, जो 13वां जो वृहद शिलालेख है, यह पैराग्राफ हमें कहाँ देखने को मिलता है, यह धौली और जौगढ़ का जो अभिलेख है, जो हमें कहाँ से मिलता है, उड़ीसा से मिलता है। इसी 13वें वृहद शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है कि अशोक ने, जैसा कि हमने बताया था कि अशोक ने बताया कि उसने इस युद्ध में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को मारा और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। कहीं ना यह जो घटना थी उसने अशोक के जीवन को एक नई दिशा प्रदान की। इसी 13वें वृहद शिलालेख में देसी राजाओं, उसके जो पड़ोसी जो देसी राजा थे जैसे चोल चेर पांड्या, उसका भी जिक्र मिलता है। और 5 जो विदेशी जो शासक हैं वह अपने पड़ोसियों, 5 विदेशी पड़ोसियों का भी वह जिक्र करता है। इससे पता चलता है कि अशोक की सीमाओं का विस्तार कहाँ था। देखेंगे हम सीरिया के शासक का भी जिक्र मिलता है, मिस्र के शासक का भी जिक्र मिलता है, और मैसेडोनिया का शासक उसका भी हमें जिक्र मिलता है। तो एंटियोक, जो एंटियोक लिखा हुआ है, सीरिया का शासक था। तुर्मा यह मिस्र का शासक था। फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड था। एंटिकन, जो एंटिकन था यह मैसेडोनिया का शासक था। मग या मगस करके एक शासक था। अलिक सुंदर, जिसे अलेक्जेंडर कहा जाता है, यह भी उसके पड़ोसी शासकों में था। इसी तरीके से हमने क्या देखा है कि अशोक क्या करता है, जो 13वां वृहद शिलालेख उसमें उसके पड़ोसी शासकों के साथ साथ देसी शासकों के साथ साथ विदेशी शासकों का भी जिक्र होता है। इससे हमें पता चलता है कि अशोक की सीमाओं का जो भौगोलिक विस्तार था वो काफी ज्यादा वृहद था। उसी समय हमें देखने को मिलता है अखंड भारत का जो स्वरूप है, या हम कह सकते हैं अखिल भारतीय साम्राज्य का जो स्वरूप है, वह अशोक के समय देखने को मिलता है। आज भी जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो उसमें आज भी जब जो राइट विंग के द्वारा जो मैप दिखाया जाता है उसमें अखंड भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश का जो एरिया है वह शामिल किया जाता है, क्योंकि वह अशोक महान के साम्राज्य का हिस्सा थे। जैसा कि बताया कि अशोक के अभिलेख इन सभी क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, वह इन सभी क्षेत्रों पर अपना शासन करता था, उसका आधिपत्य था। इस तरीके से हमने जो अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें जो 14 जो वृहद शिलालेख हैं उनके जो पॉइंट, जो पैराग्राफ हैं वो हमने सब देखे हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वह मौर्य काल से सिर्फ जो हमारी कुछ जो पॉइंट बचे हुए हैं उनसे संबंधित लास्ट क्लास होगी, जहाँ पर हम उनका जो कह सकते हैं जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और उनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो पॉलिसी थी वह कैसी थी, यह सारी चीज़ों को देखेंगे। और कौन कौन से जो अधिकारी थे जो अशोक के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कार्यरत है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हमें एक सेंट्रलाइजिंग जो पावर होती है, जिसे हम कहते हैं केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति होती है वह हमें दिखाई पड़ती है। सब कुछ केंद्रीय सत्ता के अधीन था। यह सारी चीजें हम आगे देखेंगे। वह क्लास हमारी मौर्य साम्राज्य को लेकर लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम बढ़ेंगे मौर्योत्तर काल पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।